हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, बच्चों हमारे इसके 3 टॉपिक्स बचे हैं अब सारे करने के लिए, जिसमें हमने बाकी के सारे कर लिए हैं। आज बच्चा हमारा टॉपिक रहेगा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बेसिकली ये वाला टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार 1-2 क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिए जाते हैं। ये वाला टॉपिक बच्चा हमारे डिबेंचर्स वाले चैप्टर में भी रहेगा और यहाँ शेयर्स वाले चैप्टर में भी रहेगा। यहाँ पे हम शेयर्स इशू करते हैं, डिबेंचर्स वाले चैप्टर में हम डिबेंचर्स इशू करते हैं। ऑलमोस्ट चीज़ें हमारी इसमें सेम रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, इशू फॉर शेयर्स अदर देन कंसिडरेशन अदर देन कैश। बेसिकली देखिए, इशू ऑफ शेयर्स, हमने शेयर्स इशू करे किस लिए? ताकि हमारी कंपनी को पैसा मिल सके। यहाँ पे देखिए वो बोल रहे फॉर कंसिडरेशन, बेसिकली किसी चीज़ के बदले अदर देन कैश, जहाँ पे हमने उसे कैश नहीं दिया है और हमने उसे शेयर्स इशू कर दिए हैं। मीन्स ऐसी कोई चीज़ हमने उनसे ली है और हमने उसे कैश नहीं दिया है, हमने उसे शेयर्स इशू कर दिए हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, कई बार जो कंपनी होती है बच्चा, वो उसे कोई मशीनरी, बिल्डिंग, कोई एसेट्स वगैरह परचेज करनी होती है, तो वो वेंडर से वो परचेज करके उसे कैश ना देके उसे अपनी कंपनी के शेयर्स दे देती है। तो उसी चीज़ को बोला जाता है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब उसके पास एसेट भी आ गई है, उसकी तरफ से कैश भी नहीं गया है, उसने क्या करा, वेंडर को कुछ शेयर्स इशू कर दिए। क्लियर है? तो ये हमारा टॉपिक रहेगा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो देखिए, समटाइम्स ए कंपनी एंटर्स इनटू एन अरेंजमेंट विद द वेंडर्स फ्रॉम हुम इट हैज़ परचेज्ड एसेट्स। वो वेंडर्स के साथ एक एग्रीमेंट में आ जाती है, एक अरेंजमेंट कर लेती है उसके साथ, वेयर बाय द लेटर एग्रीज टू एक्सेप्ट द पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ द कंपनी इशूड टू दैम। कंपनी उन्हें क्या कर देती है बच्चा, उस एसेट्स के बदले क्या कर देती है, फुल्ली पेड अप शेयर्स दे देती है। देन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जैसे उसने मशीनरी परचेज़ की है 10 लाख की, 5 लाख रुपए हम उन्हें कैश दे देते हैं, 5 लाख के हम उन्हें फुल्ली पेड अप शेयर्स इशू कर देते हैं। तो कुछ भी कंडीशन हमारी हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या रहा कि हम वेंडर को क्या करते हैं, कैश ना देने के बदले हम उसे अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर देते हैं। ठीक है, दीज शेयर्स कैन ऑल्सो बी इशूड ईदर एट पार, एट प्रीमियम और डिस्काउंट। हम इन शेयर्स को बच्चा पार पे भी इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं और डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड विल डिपेंड अपॉन द प्राइस एट विच द शेयर्स आर इशूड। बच्चा नंबर ऑफ शेयर्स बेसिकली यहाँ पे रहता है मेन, जो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि हमने कितने शेयर्स इशू करे और हमने कितने शेयर्स इशू करे हैं। ये चीज़ डिपेंड करेगी कितनी अमाउंट हमें देनी थी और किस प्राइस पे हम इशू कर रहे हैं उससे। देखिए, विल डिपेंड अपॉन द प्राइस एट विच द शेयर्स आर इशूड एंड द अमाउंट। जो अमाउंट हमें पे करनी है वो तो है ही, और जिस प्राइस में हम इशू कर रहे हैं, प्राइस इशू करने का मतलब है अगर आप पार पे इशू कर रहे हैं तो पार वाली प्राइस काउंट होएगी, अगर हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो प्रीमियम वाली इशू प्राइस हुआ, अगर हमने डिस्काउंट पे इशू किया है तो डिस्काउंट वाला इशू प्राइस हुआ। डन है बच्चा? तो बेसिकली हमने कितने शेयर्स इशू करे ये मैटर करेगा, हमने शेयर्स को कैसे इशू करें, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे तो हम बेसिकली शेयर्स को इशू करते ही नहीं है। डन। नंबर ऑफ शेयर्स आर टू बी इशूड, उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितनी अमाउंट हमें पे करनी है डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस बच्चा हम क्लियर कर चुके, अगर पार है तो जैसे 100 है तो 100, अगर आप डिस्काउंट पे इशू कर देते हैं, वैसे एग्जांपल दे रही हूँ, तो डिस्काउंट आपने हटा दिया तो 90 हो गया इशू प्राइस, अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आपका 110 हो गया जैसे। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 90, 100, 110 ये चीज़ मैटर करेगी आप शेयर्स को कैसे इशू कर रहे हैं। तो वही वाला प्राइस हम नीचे रखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ शेयर्स हमारे चेंज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा बच्चा, जो अमाउंट हमें पे करनी है डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ द शेयर। डन। तो हम क्या जनरल एंट्री करते हैं बच्चा, द जनरल एंट्रीज रिकॉर्डेड फॉर द शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश विल बी, सबसे पहले एसेट्स आपने परचेज की, आपकी कंपनी में एसेट्स आ गई है, एसेट अगर आ गई है तो हम उसे डेबिट करते हैं टू वेंडर जिससे भी हमने वो परचेज की है। ठीक है, अब वेंडर को हम इशू ऑफ शेयर्स कर रहे हैं, शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो वेंडर्स को आप डाल दो डेबिट में, मीन्स उसको शेयर्स इशू कर दी, अब उसे हमें कोई पैसा नहीं देना, टू शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चा, तो ये 2 एंट्रीज हमारी की जाती है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको करके देख लेते हैं कि कैसे रहता है। देखिए, ABC लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम द XYZ लिमिटेड। ABC लिमिटेड एक कंपनी है बच्चों, उसने मशीनरी परचेज की है XYZ से। ठीक है, तो सबसे पहले आप मशीनरी परचेज की एंट्री कर दीजिए।
मशीनरी अकाउंट डेबिट किससे परचेज किए बच्चे, XYZ से, XYZ लिमिटेड कितने की है, 990 की, 990। ठीक है, हमने मशीनरी परचेज कर ली है और हमने उसे द पेमेंट इज़ टू बी मेड बाय द इशू ऑफ शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपये के शेयर्स हम उसे इशू कर रहे हैं। ठीक है, पर शेयर 100 रुपये का रहेगा। अब दो कंडीशन आ गई, इशूड एट पार एंड इशूड एट प्रीमियम। अगर हमने उसे पार पे शेयर्स इशू करे हैं तो मीन्स हमारी जो प्राइस रहेगी वो रहेगी बच्चा 100। एक केस बोल रहा है सेकंड वाला कि हमने उसे प्रीमियम पे इशू करा है, तो अगर प्रीमियम पे इशू करा है तो प्राइस तो यही पे करना है हमें उसे। ठीक है, इशू पे करा है, इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, तो 100 का 10% बच्चा कितना होता है, 10, दैट इज़ 110। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब नंबर ऑफ शेयर्स हमारे बदल जाएंगे, इट विल बी 99 और इट विल बी 9000। यहाँ पे बच्चा वो शेयर्स इशू कर रहा है उसे 9000 शेयर्स और यहाँ पे वो इशू कर रहा है उसे 9900 शेयर्स। देखिए 9000 शेयर्स उसने इशू करा, 9000 इंटू 100 कितना हो गया बच्चा, 9 लाख हो गया, और 9000 फिर इंटू 10 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 90000 आ जाएगा। तो टोटल वैल्यू बन गई ना 990। टोटल उसे अमाउंट उतनी ही जाएगी जितनी पे करनी है, एक्स्ट्रा नहीं जाएगी। तो शेयर्स उस हिसाब से हमारे ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कम शेयर्स इशू करें, यहाँ पे ज़्यादा की, क्योंकि वो हमने बच्चा पार पे इशू किए हैं। तो यहाँ पे आपने जब उसे 100 से मल्टीप्लाई करा तो वैल्यू हमारी यही आ जाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे चेंज हो जाएंगे। तो इस केस में हम क्या जनरल एंट्री करेंगे, XYZ लिमिटेड कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे, जितने की भी हमने मशीनरी ली थी, टू शेयर कैपिटल कितने की बच्चा, 990। डन। और इस केस में अगर हम प्रीमियम पे कर रहे हैं तो XYZ लिमिटेड डेबिट विद 990 टू शेयर कैपिटल, साथ में कितने पे किया है हमने उसको, 9 लाख, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने से आ जाएगा बच्चा ये हमारा, 90,000 से। देखिए कितने शेयर्स इशू करें, 9000 इंटू 10 दैट इज़ 90, और यहाँ पे शेयर कैपिटल कितनी है, 9000 इंटू 100। क्लियर है, तो इस तरीके से एंट्री हमारी की जाएगी। क्लियर है बच्चा। तो पार पे इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे कर सकते हैं, डिस्काउंट पे तो हम शेयर्स इशू करते ही नहीं हैं, तो डिस्काउंट की चीज़ें हम यहाँ पे नहीं आती। इन केस में वैसे बता देती हूँ, अगर डिस्काउंट होता, बस जस्ट आपको क्लियरेंस के लिए, ताकि आपको एक कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ 100 आया या 110, इन केस अगर डिस्काउंट वाला कंसेप्ट होता तो क्या रहता बच्चा, 990 डिवाइडेड बाय, लगाओ 10% ही डिस्काउंट अगर मैं कंसीडर करती तो वो उसको कितने शेयर्स इशू करते बच्चा, 11,000। क्यों, जब आप 11,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 से तभी तो हमारी ये वाली फिगर जाएगी, तो इसलिए ज़्यादा शेयर्स इशू होते। ठीक है, ये कंसेप्ट हमारा है नहीं, क्योंकि अब डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं कर सकते। ठीक है, तो बच्चे बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, अमाउंट पेबेबल कभी भी नहीं चेंज होगा। जो वेंडर है बच्चा वो हमेशा उसी अमाउंट से डेबिट होगा जितने की हमने उनसे एसेट ली है, चाहे आप उसे पार पे इशू करें, चाहे आप उसे प्रीमियम पे इशू करें। ठीक है, ऊपर अमाउंट वही रहेगा जितने की हमने हमारी एसेट परचेज की थी। ठीक है, वेंडर हमेशा उसी अमाउंट से डेबिट किया जाएगा शेयर्स इशू करते हुए जिस अमाउंट पे हमने उससे मशीनरी ली थी और हमने उसको पैसा देना है। इन केस में यहीं पे एग्जांपल ले लेती हूँ कि मैं उसको बच्चा 1 लाख रुपए कैश दे देती। ठीक है, अगर मैं उसको 1 लाख रुपए कैश में दे देती तो हमारे पास बाकी की अमाउंट क्या बच जाती, 890। ये वाली अमाउंट मैं उसे शेयर्स इशू करके दे रही हूँ, तो वेंडर्स इस अमाउंट से बच्चा क्या हो जाएगा अब हमारा डेबिट। एक बार तो XYZ लिमिटेड रहेगा 1 लाख टू कैश, भी हमने उसे कैश दे दिया। एक बार अगर आप कंबाइंड एंट्री करेंगे तो 990 रहेगा, सीधी सी बात है। अगर हम कंबाइंड ही करते देखिए तो एंट्रीज जो रहेगी, वेंडर हमेशा इसी अमाउंट से डेबिट होता। क्रेडिट में क्या रहता है, टू बैंक अकाउंट 1 लाख, टू शेयर कैपिटल 890।
ठीक है। तो वेंडर हमेशा उस अमाउंट से डेबिट किया जाएगा बच्चा जो अमाउंट की हमने उससे एसेट्स परचेज की है, जिसमें हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि हम इतने में तुमसे एसेट्स परचेज कर रहे हैं। चेंज कहाँ आएगा? शेयर कैपिटल में, अगर हम उसे प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो, ठीक है। अदरवाइज शेयर कैपिटल भी हमारी सेम रहेगी। डन। प्रीमियम के केस में जब प्रीमियम पे करा है तो रिजर्व में जो पैसा जाएगा वो चला जाएगा। क्लियर है बच्चा? तो ये था बच्चा हमारा कंसेप्ट इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मीन्स जब हमने कोई चीज़ परचेज़ की है और उसके बदले उसे एसेट्स परचेज़ किया है और उसके बदले हमें कैश ना देने के बजाय हमने उसे अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए। क्लियर है बच्चा? छोटा सा कंसेप्ट है, बिल्कुल ईजी कंसेप्ट है। अब एक छोटे कंसेप्ट हमारे एक दो बेसिकली जो आपको पता होने चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये होता क्या है, तो सिर्फ आपको ये थ्योरी पोर्शन है, 2-3 चीज़ें हैं ये पता होनी चाहिए कि ये होती क्या है। ठीक है, तो चलिए 1-2 चीज़ें अब ये देख लेते हैं। फर्स्टली आ जाता है बच्चा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। अभी तक हमने देखा हम जब पब्लिक को शेयर्स इशू करते हैं और उनसे कैश आ जाता है और उनको हम शेयर्स इशू कर देते हैं, हमारी कंपनी के पास शेयर कैपिटल आ गई और पब्लिक के पास हमारी कंपनी के बच्चा शेयर्स चले जाते हैं। ये कंसेप्ट है बच्चा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। कई बार हम अपने शेयर्स को पब्लिक को ना इशू करके कुछ प्राइवेट बंदों को शेयर्स कर देते हैं, इशू कर देते हैं। मीन्स हम किसी को भी शेयर्स इशू नहीं करते, भी जिसने मन करा एप्लीकेशन डाल दी और उसको हमने शेयर्स दे दिए। नहीं, यहाँ पे हम कुछ सेलेक्टेड पर्सन्स को शेयर्स इशू करते हैं, तो उस टाइम पे बोला जाता है बच्चा प्राइवेट प्लेसमेंट हमने किए। तो देखिए द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 42 डिस्क्राइब्स प्राइवेट प्लेसमेंट एज एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज टू ए सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन। सेलेक्टेड पर्सनस को बच्चा वो इनवाइट करते हैं कि आप हमारे शेयर्स परचेज कर लीजिए थ्रू इशू ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। इस टाइम पे नॉर्मली प्रोस्पेक्टस नहीं इशू करते हैं वो लोग, वो क्या कर देते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर बनाते हैं, उन सेलेक्टेड पर्सनस को देते हैं और फिर उन्हें इन्वाइट करते हैं कि आप हमारी कंपनी में शेयर्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तो नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम जो पब्लिक को शेयर्स इशू किए जाते हैं तो वो एप्लीकेशंस वगैरह डालती है। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट क्या हुआ बच्चा? बेसिकली प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स आपने प्राइवेटली प्लेस कर दिए हैं ऑफर्स कुछ सेलेक्टेड पर्सन्स को। ठीक है, तो बेसिकली बस आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है। जब आप अपनी कंपनी के शेयर्स किसी को दे देते हैं, सेलेक्टेड पर्सन्स को इनवाइट करते हैं कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लीजिए। आप पब्लिकली नहीं बोलते हैं, इनविटेशन नहीं देते हैं, आप सेलेक्टेड पर्सन्स को इनविटेशन देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। डन। एक आ जाता है बच्चा हमारा कंसेप्ट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसे ई शॉप भी बोला जाता है। बेसिकली फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए ई शॉप की क्या होती है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब इसके अंदर क्या होता है देखिए, एक कंपनी में ऑफर ऑप्शन देती है टू एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ डायरेक्टर्स या फिर डायरेक्टर्स को एम्प्लॉयज़ को टू सब्सक्राइब शेयर्स कि कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करे एट ए लोअर देन इट्स मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू एट ए फ्यूचर डेट। बेसिकली इसमें क्या होता है बच्चा, जो हमारी कंपनी होती है वो अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टर्स को ऑफ़र करती है कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स ले लीजिए जिसका रेट मार्केट रेट से और फेयर वैल्यू जो भी उसकी बनती है बेसिकली उससे कम रहेगा। अगर मार्केट में पब्लिक के लिए वो शेयर 100 रुपये का है तो एम्प्लॉयज़ के लिए वही शेयर बच्चा 80 रुपये का, बेसिकली 20 रुपये पर शेयर उन्हें कम मिल रहा है, तो वो उन्हें ऑफ़र देती है। उनके ऊपर डिपेंड करता है लेना है लेना, उन्होंने सिर्फ उनको ऑफ़र दे दिया। ठीक है कि अगर आप फ्यूचर डेट में अगर हमारा ये ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं तो आपको 100 रुपये का शेयर 80 रुपये में मिल जाएगा। मेरी मर्जी है, मैं 1 शेयर लूँ, 100 लूँ, 1000 लूँ, कितने भी लूँ, जो भी उन्होंने प्रोसीजर होगा, जो भी उनकी लिमिट्स होगी कि इतने तक आप ले सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में क्या हुआ, उन्होंने एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र दिया कि आप कंपनी के शेयर्स ले लीजिए जो उसकी वैल्यू मार्केट प्राइस से कम होती है। डन। इट बीइंग एन ऑप्शन, ये कंपनी ऑप्शन देती है ग्रांटेड बाय द कंपनी, एन एम्प्लॉय मे और मे नॉट एक्सरसाइज द राइट टू सब्सक्राइब, उसकी मर्जी है सब्सक्राइब करना है नहीं करना, कंपनी ने अपना ऑफर उन्हें दे दिया था। डन। तो बेसिकली ई शॉप क्या रहा, जहाँ पे कंपनी एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टर्स को ऑप्शन देती है कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स ले लीजिए। ठीक है, किस रेट में, मार्केट प्राइस से कम रेट पे, एक लोअर रेट पे बेसिकली। डन। तो ये था बच्चा हमारा ई शॉप। अब एक कंसेप्ट है बच्चा हमारा बाय बैक ऑफ शेयर्स का।
बाय बैक ऑफ शेयर्स बेसिकली कंपनी जब अपने शेयर्स खुद से वापस परचेज कर लेती है, दैट इज कॉल्ड बाय बैक ऑफ शेयर्स। अब ये क्या होता है, ये थोड़ा सा लंबा कंसेप्ट है, एक दो क्वेश्चन इसका पूछा भी गया है लास्ट ईयर हमारे CUT वाले एग्जाम में 23-24 में, इसलिए ये हमें पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, When a company purchases its own shares, it is called buyback of shares. Buyback होता क्या है, जब एक कंपनी अपने ही शेयर्स खुद परचेज कर लेती है उसे बोला जाता है बच्चा बायबैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 provides that the company can buy their own shares from either of the following sources। बच्चा सेक्शन 68 जो हमारा कंपनीज एक्ट का 2013 का है, सेक्शन भी ध्यान रखना 68, वो क्या बोलता है कि जो एक कंपनी है वो अपने शेयर्स को बायबैक जब करेगी तो उसे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कहाँ से उसे बायबैक कर सकती है, किस सोर्सेज से उसे कर सकती है। देखिए, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन ए प्रोपोर्शनेट बेसिस, जो हमारे ऑलरेडी इक्विटी शेयर होल्डर्स है वहाँ से वो शेयर्स उनसे वापस परचेज कर सकती है, ओपन मार्केट में वो उनसे परचेज कर सकती है। ऑड लॉट शेयर होल्डर्स, ऑड मतलब लाइक 100 की जगह किसी के पास 99 शेयर्स है तो ऑड वो लिमिट हो जाती है 89 है, तो इस तरीके से जो लिमिट रहेगी उनसे वो शेयर्स वापस ले सकती है। या फिर एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, इन चारों से वो शेयर्स को वापस ले सकती है। कहाँ से बच्चा, एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स है उनसे ले सकती है, ओपन मार्केट में वो किसी से भी ले सकती है बेसिकली, ऑड लॉट शेयर होल्डर से ले सकती है, या फिर कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है उनके पास शेयर्स है तो उनसे ले सकती है। इन चारों से वो शेयर्स वापस ले सकती है। ठीक है, इसके अलावा वो किसी से नहीं ले सकती। डन। द कंपनी कैन बाय बैक इट्स ओन शेयर्स ईदर फ्रॉम द फ्री रिजर्व से ले सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम से ले सकती है, और फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़। मतलब उसको जो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी वो पैसा कहाँ से आएगा, फ्री रिजर्व्स, मतलब फ्री रिजर्व जो आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जनरल रिजर्व लाइक डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है, जो सिर्फ डिबेंचर रिडीम करने के लिए यूज़ किया जाएगा। कैपिटल रिडम्पशन क्या हुआ, जो सिर्फ कैपिटल के लिए यूज़ किया जाएगा। तो फ्री रिजर्व्स बच्चा ऐसा रिजर्व जो आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, वहाँ से पैसा ले सकती है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से ले सकती है, जैसे अब हमने शेयर्स इशू किए थे ना सिक्योरिटी प्रीमियम से, सो ये जो पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम का होगा यहाँ से यूज़ कर सकती है। या फिर अगर उसने कोई शेयर्स या कोई डिबेंचर्स या फिर और कोई सिक्योरिटीज़ इशू की है तो वहाँ से कुछ पैसा उसके पास पड़ा है तो वहाँ से वो ले सकती है। मीन्स इन 3 सोर्सेज को यूज़ करके यहाँ का पैसा वो यूज़ कर सकती है बायबैक शेयर्स करने के लिए। डन। कहाँ से ले सकती है, इन चारों से ले सकती है जो भी हमने ऊपर पढ़े थे। किस तरीके से ले सकती है, मतलब कौन कौन सा पैसा कहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है। डन। देखिए, इन केस शेयर्स आर बॉट बैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, अगर इन केस कंपनी फ्री रिजर्व से खरीद लेती है, बायबैक कर लेती है, द कंपनी मस्ट ट्रांसफर सम इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक टू द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अगर उसने फ्री रिजर्व्स का पैसा यूज़ किया है तो जितनी भी नॉमिनल वैल्यू थी शेयर्स की उतना ही पैसा उसको कहाँ डालना पड़ेगा बच्चा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डालना पड़ेगा। डन। और देख लेते हैं हमारा इस कंसेप्ट के अंदर और क्या है। देखिए तो बच्चा, बायबैक ऑफ शेयर्स में जिसने कंपनीज एक्ट ने हमारा एक प्रोसीजर ले किया हुआ है, मींस इस टर्म्स एंड कंडीशंस को हमें मानना पड़ता है। अगर एक कंपनी ये टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करती है तो ही वो बायबैक ऑफ शेयर्स कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर सकती है। तो देखिए, फर्स्ट है द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मस्ट ऑथराइज द कंपनी फॉर द बायबैक ऑफ शेयर्स। जो हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट होता है बच्चा, उसके अंदर एक कंपनी के पास मतलब पावर होनी चाहिए, उसको ऑथराइज होना चाहिए कि वो कर सकती है। ठीक है, अगर उस कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उसको ऑथराइज नहीं करता है कंपनी को बायबैक ऑफ शेयर्स करने के लिए, तो वो नहीं कर सकती है। सेकेंड चीज़ है बच्चा, ए स्पेशल रिजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड इन द कंपनीज एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर बच्चा एक कंपनी को सबसे पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। स्पेशल रिजोल्यूशन जो भी रहेगा, जिस भी तरीके से पास किया जाएगा, वो ही पास करके एक कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स कर सकती है। ठीक है, फर्स्टली क्या हो गया, आर्टिकल के अंदर लिखा होना चाहिए, मतलब ऑथराइज होना चाहिए। अगर वो ऑथराइज कर देती है तो उसके बाद क्या रहेगा बच्चा, एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। देन उसके बाद है बच्चा द अमाउंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स इन एनी फिनेंशियल ईयर। फिनेंशियल ईयर मतलब फर्स्ट ईयर से लेकर 31 मार्च तक, मतलब किसी भी एक फिनेंशियल ईयर में शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द
पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। जो बच्चा बायबैक ऑफ शेयर्स आप करेंगे 1 लाख के, 2 लाख के, 3 लाख के, जितने के भी करेंगे, तो वो जो अमाउंट है वो कितने से ज़्यादा नहीं हो सकती, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस आपके फ्री रिजर्व्स। ठीक है, इन दोनों का मिला के जो भी 25% होएगा सिर्फ उस 25% लिमिट तक कर सकती है बच्चा, इससे एक्सीड वो नहीं कर सकती है। मैं कह रही हूँ मेरी पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स 10 लाख के थे, तो बेसिकली जब आप बायबैक करोगे तो आप सिर्फ 2.5 लाख तक कर सकते हो, उससे ज़्यादा के नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देन द डेब्ट इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी मोर देन ए रेशियो ऑफ 2:1 आफ्टर द बायबैक। बायबैक ऑफ शेयर्स करने के बाद एक कंपनी की जो बच्चा डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो होती है, जिसमें हम ऊपर डेब्ट लिखते हैं नीचे इक्विटी लिखते हैं, वो 2:1 से ज़्यादा या कम नहीं, बेसिकली ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन 2:1। डन। देन बच्चा फिफ्थ है, ऑल द शेयर्स ऑफ बायबैक शुड बी फुल्ली पेड अप। जिन शेयर्स को आप बायबैक करेंगे वो कंपनी फुल्ली पेड अप होने चाहिए, मीन्स कंपनी ने उनसे सारा पैसा मंगवा लेना होना चाहिए, कुछ भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए। सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स को ही एक कंपनी बायबैक कर सकती है। Then the buyback of shares should be completed within 12 months from the date of passing the special resolution। जिस दिन स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर देगी बच्चा कंपनी, उसके विदिन 12 मंथ्स आपका पूरा प्रोसीजर जो भी बायबैक के लिए आप बोलेंगे करेंगे, हर एक चीज़ विदिन द 12 मंथ्स फिनिश हो जानी चाहिए, उससे ऊपर का टाइम पीरियड नहीं मिलेगा। Then the company should file a solvency declaration with the registrar and SEBI which must be signed by at least 2 directors of the company। बायबैक करने के लिए कंपनी को बच्चा सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, किसे, रजिस्ट्रार को और सेबी। सेबी कौन होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। इन दोनों को सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन देनी होगी, जो कि वो डिक्लेरेशन किसके साइन होंगे उस पर, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स के, ज़्यादा के हो सकते हैं बट मिनिमम 2 डायरेक्टर्स के साइन उस पर होने चाहिए, वो सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन देंगे। डन। तो ये सारी टर्म्स कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तो ही एक कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स कर सकती है। बेसिकली फर्स्ट क्या था बच्चा कि आर्टिकल ऑथराइज होना चाहिए, मतलब आर्टिकल से मेंशन होना चाहिए, वो उसे पावर दे सकती है कंपनी को कि आप, क्योंकि हम देखते हैं ना अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलता है तो ही आप वो चीज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है कि कंपनी बायबैक कर सकती है तो वो कर लेगी, ठीक है, अदरवाइज वो नहीं करेगी। फिर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेगी, डेब्ट इक्विटी 2:1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन वो देगी, ठीक है, विद इन 12 मंथ्स वो सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर देगी, और बायबैक की अमाउंट 25% ऑफ द फ्री रिजर्व्स एंड पेड अप कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो इस तरीके की ये चीज़ें बच्चा एक कंपनी को फुलफिल करनी पड़ेगी बायबैक करने के लिए। क्लियर है? बेसिकली बच्चा ये 2-3 टर्म्स थी जो हमने की, बायबैक, ई शॉप और प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। तीनों की आपको थ्योरी है, बेसिकली पता होना चाहिए क्या होता है। कई बार 1-2 क्वेश्चन मैं बता रही हूँ कि एग्जाम में पूछे गए हैं आपसे। डन। अब देख लेते हैं इस लेक्चर से रिलेटेड हमारे 2 क्वेश्चंस जो आपको घर से करने हैं। वो दोनों क्वेश्चंस रहेंगे बच्चा, ये एक बायबैक का क्वेश्चन है, एक हमारा कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला क्वेश्चन है। डन। अब जो लास्ट सेशन में हमने 2 क्वेश्चंस किए थे वो क्या थे, उनके क्या आंसर थे, वो था ये, बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर, किस पर्पज़ के लिए यूटिलाइज कर सकते थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी था बच्चा, बायबैक ऑफ शेयर्स। ये हमने देखिए आज भी पढ़ा था कि बायबैक हम कहाँ से कर सकते थे, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम से, या फिर सिक्योरिटीज़ इशू करने से जो पैसा मिलता है उनसे। और जब हमने कल सिक्योरिटी प्रीमियम वाला कंसेप्ट किया तो उसमें था ना कि सिक्योरिटी प्रीमियम आप सिर्फ 4-5 पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते थे, उनमें से एक पर्पज़ क्या था बच्चा, बायबैक ऑफ शेयर्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Then question number 2 था, P Limited invited application for 5 lakh shares of ₹10 each at the rate 10% premium. What is the amount of premium? सिंपल सा था बच्चा, प्रीमियम बताना था कितना रहेगा, 10 का 10% करेंगे दैट इज़ ₹1, तो ₹1 का प्रीमियम रहता, तो वही आपसे पूछा था कि प्रीमियम की अमाउंट क्या रहेगी। डन। तो ये थे बच्चा हमारे लास्ट सेशन के क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे बच्चा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अब हमारे 2 टॉपिक बचे, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड देन द रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। पहले कंपनी फॉरफिट करती है शेयर्स को, फिर अगर उसके बाद रीइश्यू करती है तो क्या रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर बच्चा हमारा ये रहता है, दोनों के दोनों, फॉरफीचर एंड रीइश्यू। तो कल से बच्चा हम अपने इस वाले कंसेप्ट की तरफ पढ़ेंगे। यही 2 टॉपिक बचे हैं हमारे, सिर्फ फॉरफीचर एंड रीइश्यू। तो कल हम पढ़ेंगे बच्चा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।